एक और नए टॉपिक क्रैश कोर्स के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि एक सिविलियन के लिए भी जानना चाहिए कि हम किसी भी देश के नागरिक कब होंगे। ऐसे भारत की नागरिकता के बारे में हम चर्चा करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें चर्चा करना चाहता हूं कि नागरिकता एक प्राचीन अवधारणा है जिसका ओरिजिनेटर अरिस्टोटल को कहते हैं। यानी नागरिकता की अवधारणा को अरस्तु ने ही प्रस्तुत किया था और अरस्तु के एथेंस से लेकर मध्यकाल तक हम जब देखते हैं तो नागरिकता कोई अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य था। आधुनिक युग में नागरिकता अधिकार का रूप ले लिया। ऐसे नागरिकता के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। नागरिक होने के लिए, किसी भी देश का नागरिक होने के लिए क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है। तो पहली चीज कि वह व्यक्ति किसी देश में अस्थायी रूप से निवास करे। वह नागरिकता जो प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक कर्तव्य से जुड़ी रही, वह आधुनिक युग में एक अधिकार का रूप ले लेती है। तो किसी भी नागरिक के लिए कितनी शर्तें कि वह किसी देश का नागरिक होगा, कब होगा, उसकी शर्त कि वह किसी देश में अस्थायी रूप से निवास करे, वह उस देश के प्रति निष्ठावान हो, लॉयल हो। कोई भी व्यक्ति जब किसी देश में अस्थायी रूप से निवास करता है और उस देश के प्रति निष्ठावान होता है, और आदेश का पालन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नागरिकता के लिए कितनी शर्तों का होना जरूरी है। तो वह व्यक्ति किसी देश का नागरिक कहलाएगा या उसे नागरिकता दी जाएगी जब वह उस देश में अस्थायी रूप से निवास करे। एक, न केवल अस्थायी रूप से निवास करे बल्कि उस देश के प्रति निष्ठावान भी हो, लॉयल भी हो। और आखिरी बात कि उस देश की सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जाए उसका पालन भी करे। जब वह अस्थायी रूप से निवास करेगा, उस देश के प्रति निष्ठावान होगा और उसके आदेशों का पालन करेगा, तो वह देश उसे जो देता है उसी को हम नागरिकता कहते हैं। वह देश अपनी पहचान देता है। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी देश में अस्थायी रूप से निवास करेगा
उस देश के प्रति निष्ठावान होगा, उस देश का पालन करेगा, तो बदले में वह देश क्या करेगा? उसे अपनी पहचान देगा। पहचान देने के साथ साथ उसे कुछ विशेषाधिकार प्रदान करेगा। उसे कुछ विशेषाधिकार प्रदान करेगा, और जो उसे विशेषाधिकार, स्पेशल प्रिविलेज देगा, वह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा। मैं एक छोटे से लेवल पर इसका उदाहरण दूं कि मैं अपने परिवार का सदस्य हूं, आप अपने परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार आपकी जरूरत को पूरा करता है, मेरा परिवार मेरे जरूरत को पूरा करता है। लेकिन यह सवाल होगा कि आपका परिवार मुझे क्यों नहीं देता, या मेरा परिवार आपकी जरूरत को पूरा क्यों नहीं करता? यही तो अलग परिवार होने की निशानी है। यह तो बहुत आदर्श की बात होगी कि जो मेरा परिवार देता है मुझको, वही चीजें आपको भी दी जाएं, और जो आपका परिवार आपकी जरूरत को पूरा करता है, उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति आपका परिवार मेरी भी करे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक देश अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है, और जो भी विशेषाधिकार अपने नागरिक को प्रदान करता है, वह किसी विदेशी को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं करता। इसके संबंध में यूनिवर्सल सिटीजनशिप की भी बात चली, बीच बीच में विश्व नागरिकता की बात भी आती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने नागरिकों को जो देता है वह विश्व के अन्य देश के नागरिकों को भी दे, या भारत अपने नागरिकों को जो विशेष सुविधाएं देता है वही किसी दूसरे देश के नागरिकों को भी दे। इसको विश्व नागरिकता कही गई बात है, लेकिन यह स्वीकार नहीं हुआ। अब हम अपने देश पर आ जाएं कि अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास करे, हमारे देश के प्रति निष्ठावान हो और हमारे देश के सरकार के आदेशों का पालन करे, तो हमारा देश यानी भारत उसे अपनी पहचान देगा, अपनी आइडेंटिटी देगा। और वही आइडेंटिटी क्या कहलाती है? नागरिकता कहलाती है। ऐसे नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए। भारत के नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए जो विदेशी को नहीं है, जैसे राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। राजनीतिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में यूनिवर्सल सफ्रेज कहा जाता है, यह इस देश के नागरिकों को प्राप्त है, किसी दूसरे फॉरेनर्स को नहीं मिलता। दूसरा, निर्वाचित होने का अधिकार। राइट टू इलेक्ट, निर्वाचित होने का अधिकार, यह भी फॉरेनर्स को नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का अधिकार, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का अधिकार, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने का अधिकार, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने का अधिकार, मेयर के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, ब्लॉक प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, चेयरमैन के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सभासद के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, वार्ड मेंबर के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार। यह किसको है? इस देश के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को है,
फॉरेनर्स को नहीं है। निर्वाचित होने का अधिकार। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार। मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे स्पेशल प्रिविलेज है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड कर सकता हूं। संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जिला न्यायालय का न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों का राज्यपाल, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों में अन्य मंत्री, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये वो संवैधानिक पद हैं जिन संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार किसे है? सिर्फ इस देश के, भारत के नागरिकों को है। भारत के नागरिकों के अलावा किसी विदेशी को पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं, निर्वाचित होने का अधिकार नहीं। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं राइट टू इलेक्ट, हमारे पास राइट टू इलेक्ट होने का अधिकार है। मैं निर्वाचित हो सकता हूं अगर हमारे पास निर्वाचित होने की योग्यता है। संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार है, कोई विदेशी संवैधानिक पदों को धारण नहीं कर सकता है। ऐसे ही कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को नहीं है, केवल और केवल इस देश के नागरिकों को है। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ये वो मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 के बारे में आप जानते हैं कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। यह फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों को प्राप्त है। उस अनुच्छेद 15 में सेक्शन 5 तक है, वो सिर्फ हमें है, यानी इस देश के नागरिकों को है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स यानी सरकारी नौकरी को पाने का अधिकार सिर्फ इस देश के नागरिकों के पास है। अनुच्छेद 19 के सेक्शन 1 में सब सेक्शन A, B, C, D, E, F यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता कही गई है। अनुच्छेद 19 के सेक्शन 1 के सब सेक्शन का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ग संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्रवाद संचरण की स्वतंत्रता, अंग भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, छ वृत्ति कारोबार करने की स्वतंत्रता, यह इस देश के नागरिकों के पास है। अनुच्छेद 29 भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के किन्हीं अनुभाग को जिनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति हो बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि यहां से यूपीएससी में सवाल हमसे पूछता रहता है कि निम्न मूल अधिकारों पर विचार कीजिए।
4 मूल अधिकार हमें कथन बनाकर लिख दिया और उसके नीचे ये लिखा कि उपर्युक्त में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आप देख लें, ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ इस देश के नागरिकों के पास है। इन 5 मूल अधिकारों के अलावा जितने हैं, इन 5 मूल अधिकारों के अलावा जितने हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32 पूरे मूल अधिकारों का उल्लेख जो अनुच्छेदों में है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ये वो मूल अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों के पास है। और इसके अलावा जो मूल अधिकार है, यानी ये वो मूल अधिकार है जो किसको है? व्यक्ति को है, व्यक्ति को है। इस व्यक्ति के जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, सभी लिख सकता हूं। इस सभी के जगह पर हम नागरिक भी लिख सकते हैं और विदेशी भी लिख सकते हैं। यानी ये वो मूल अधिकार है जो नागरिकों के साथ साथ फॉरेनर्स को भी प्राप्त है, लेकिन ये वो मूल अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों के पास है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अधिकांश मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वह कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाना, लोक नियोजन में अवसर की समानता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 29 धर्म, भाषा और संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन करने का अधिकार। तो ये वो मूल अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिकों के पास है, यानी ये विदेशियों के पास नहीं है। लेकिन इनके अलावा जो मूल अधिकार हैं ये सभी को है, नागरिकों को भी है और विदेशियों को भी है। तो कभी भी ऐसा सवाल पूछे तो हम करने के स्थिति में रहें। अब कि अगर वह हमारे देश में अस्थायी रूप से निवास करे, देश के प्रति निष्ठावान हो, आदेश का पालन करे, तो हमारे देश ने उसे पहचान दिया। वही पहचान क्या कहलाता? नागरिकता। यह अधिकार का रूप ले लिया। अगर किसी देश का कोई नागरिक है तो यह उसका अधिकार है। क्या अधिकार है? कि उस देश के पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, उस देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होगा। न केवल उस देश के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होगा, बल्कि शासन तंत्र को निर्धारित करने के साथ साथ शासन तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता भी उसके पास होगी। हम उसी को नागरिक कहते हैं। ऐसे नागरिकता के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताई गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक बताने के पीछे उद्देश्य देखिए कि चूंकि हमारे देश का पार्टीशन हुआ था तो इसलिए बताना जरूरी था कि कौन भारत का नागरिक होगा और कब से होगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात कि आप देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं से उसका सामना भी आपने किया होगा कि नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 11 को आधार बनाकर पार्लियामेंट ने समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून अधिनियम बनाए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 था,
इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 भी आया असम के संदर्भ में। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 भी आया। फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 भी आया। और वर्तमान समय में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको लेकर देश में हमारे एक तरफ समर्थन की बात थी तो दूसरे तरफ देश के विभिन्न भागों में विरोध भी हुआ। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक नॉर्मल बात कि नागरिक जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक नेचुरल सिटीजन होता है, प्राकृतिक नागरिक, और दूसरा आर्टिफिशियल सिटीजन होता है, कृत्रिम नागरिक। आर्टिफिशियल सिटीजन वह कहलाता है जो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है। जैसे मैं भारत का प्राकृतिक नागरिक हूं, नेचुरल सिटीजन हूं, मैं भारत की नागरिकता त्याग दूं और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करूं तो मैं उस देश में आर्टिफिशियल सिटीजन कहलाऊंगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं कि देश का हमारे पार्टीशन हुआ था, इसलिए बताना जरूरी था कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक की बात है और मेरी कोशिश होगी कि एक एक अनुच्छेद पर मैं आपके सामने चर्चा करूं। जैसे अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, क्या कहा गया? संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा वह भारत में जन्मा है या उसके माता या पिता भारत में जन्मे हैं या वह भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान के प्रारंभ से पहले कम से कम 5 वर्ष तक निवास किया हो। यह अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 के बारे में कि यूपीएससी है उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो अपने ट्रेंड को जल्दी पकड़ने नहीं देता। तो अगर नागरिकता के से संबंधित आर्टिकल्स के बारे में पूछे तो क्या पूछ सकता है? वही पूछेगा जो सामने है। देखिए, पूरे नागरिकता से संबंधित प्रोविजन में यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई।
कहीं पर नागरिकता सिटीजनशिप की डेफिनेशन नहीं दी गई। एकमात्र अनुच्छेद 5 है जिसमें नागरिकता के बारे में हल्का सा परिभाषित करने की कोशिश की गई है। अधिवास टर्म का इस्तेमाल किया है, डोमिसाइल का। मैंने आपसे कहा कि हमारे देश का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था। एक तरफ भारत डोमिनियन था तो दूसरे तरफ पाकिस्तान डोमिनियन था। इसलिए यह बताना जरूरी था कि कौन हमारे देश का नागरिक होगा, एक बात, और दूसरी बात कि वह कब से होगा। देखिए, संविधान के प्रारंभ होने पर, तो संविधान के प्रारंभ की तारीख क्या? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में क्या हो? अधिवास हो। भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो। अगर किसी व्यक्ति का भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अधिवास का अर्थ कि इस देश में कहीं पर भी निवास कर रहा हो, लेकिन निवास करने का इंटेंशन परमानेंट हो, अस्थाई हो, हमेशा के लिए हो, उसी के लिए अधिवास शब्द का प्रयोग होता है, डोमिसाइल शब्द का प्रयोग होता है अस्थाई के लिए, परमानेंसी के लिए। तो 26 जनवरी 1950 से कौन व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा? वह व्यक्ति समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास और उसका जन्म कहां हुआ हो? भारत में हुआ हो। अगर अस्थाई रूप से रहने वाले व्यक्ति का जन्म भारत में न हुआ हो तो उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या वह भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान के प्रारंभ से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम कितने वर्ष निवास किया हो? 5 वर्ष निवास किया हो, तो उसे संविधान के प्रारंभ से भारत का नागरिक समझा जाएगा। यह आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 6 देखिए। अनुच्छेद 6 और 7 एक दूसरे से संबंधित है। मैं बार बार यह बात आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारे देश का पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी था कि अगर किसी को आना है तो आ जाए। कहां से? पाकिस्तान से। अनुच्छेद 6, यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत को प्रवचन करता है, तो वह संविधान के प्रारंभ की तारीख से भारत का नागरिक होगा। कब होगा यह जानना है हमको। अनुच्छेद 6 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से जो पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत को माइग्रेट करता है, यानी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत चला आता है, कहां से? पाकिस्तान से। ये देखिए हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से कहां चला आता है? भारत चला आता है, तो वह 26 जनवरी 1950 से इस देश का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन कब? तो हमें 2 चीज जानना है। क्या कि आने वाला व्यक्ति कौन है? मान लीजिए कि आने वाला ये व्यक्ति है, आने वाला व्यक्ति कौन है इसके बारे में हमें जानना है। और दूसरा कि वह कब आया है, यानी पाकिस्तान से भारत कब आया है। तो इसी के बारे में 6 का सेक्शन 1 कहता है,
भारत का नागरिक होगा। क्या कहता है सेक्शन 1? नागरिक होगा यदि क्या, कब? यदि उसका या उसके माता या पिता या उसके पितामह या पितामही या उसके मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। यह पहली कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से जो पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत को माइग्रेट करता है, चला आता है, तो वह 26 जनवरी 1950 से भारत का नागरिक होगा। लेकिन कब? तो बताता है आर्टिकल 6 का सेक्शन 1 कि आने वाला व्यक्ति कौन? तो आने वाला व्यक्ति वह होना चाहिए जिसका जन्म उस भारत में हुआ हो, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था, यानी अविभाज्य भारत में उसका जन्म हुआ हो। आने वाला व्यक्ति कौन हो? तो आने वाला व्यक्ति वह हो जिसका जन्म उस भारत में हुआ हो, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। अगर उसका जन्म ना हुआ हो तो उसके माता या पिता में से किसी का हुआ हो। क्या हुआ हो? जन्म हुआ हो। कहां पर? उस भारत में जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था, यानी अविभाज्य भारत में। यदि उसके माता या पिता में से भी किसी का जन्म ना हुआ हो तो उसके पितामह या पितामही यानी दादा या दादी में से किसी का जन्म हुआ हो। यदि उसके दादा या दादी में से भी किसी का जन्म ना हुआ हो तो उसके नाना या नानी यानी मातामह या मातामही में से किसी का जन्म हुआ हो। किस भारत में जन्म हुआ हो? उस भारत में जन्म हुआ हो जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। अब आने वाले व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिल गई कि पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति कौन है। तो पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति के बारे में यह सब सेक्शन बताता है कि आने वाला व्यक्ति वह हो जिसका जन्म उस भारत में हुआ जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। अगर उसका ना हुआ हो तो उसके माता या पिता में से या उसके पितामह या पितामही या उसके मातामह या मातामही में से किसी का जन्म हुआ हो। तो सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो तथा मामूली तौर से भारत में निवासी हो। अब आने वाले व्यक्ति के बारे में मालूम है क्या कि आने वाला कौन है? ये मैंने आपको बताया। तो सवाल यह है कि वह भारत आया कब, कहां से? पाकिस्तान से। कब आया? 19 जुलाई 1948 से पहले। 19 जुलाई 1948 से पहले। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से चला या कहां चला या भारत आ गया और आने के बाद मामूली तौर से भारत में निवास कर रहा है तो वह 26 जनवरी 1950 से इस देश का नागरिक समझा जाएगा। अब इसमें एक बात मैं करूं कि अगर
आने वाला व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आए, यदि आने वाला व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आए, कहां आए? भारत आए, तो 19 जुलाई 1948 के बाद का क्या मतलब है? 19 जुलाई 1948 के बाद का क्या मतलब? आज तक नहीं, 26 जनवरी 1950 से पहले। तो यदि पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे कम से कम 6 माह भारत में निवास करना होगा। क्या करना होगा? कम से कम 6 माह भारत में निवास करना होगा। यानी 26 जनवरी 1950 से पहले अगर भारत में आता है, कहां से? पाकिस्तान से। कब आता है? 19 जुलाई 1948 के बाद का मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, इतना समय पहले आ जाए जिससे भारत में कम से कम कितने माह निवास कर सके? 6 माह निवास कर सके। तब उसे 26 जनवरी 1950 से इस देश का नागरिक समझा जाएगा। तो आने वाले व्यक्ति के बारे में तो बात स्पष्ट हो गई कि अगर कोई पाकिस्तान से आता है तो भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा, यह आर्टिकल 6 में बताया गया। अब आर्टिकल 7 देखिए कि अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया कि अगर 6 में कोई पाकिस्तान से आ सकता है तो 7 में यह भी सुविधा दी गई। आर्टिकल 7, यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से जो भारत में शामिल है, पाकिस्तान को प्रवचन करता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। देखिए कि अगर आने के लिए बता दिया गया कि पाकिस्तान से कोई आ सकता है, तो उसी संविधान में यह भी बात बता दी गई कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, और अगर चला जाए तो फिर भारत का नागरिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र से जो भारत में शामिल है कहां चला जाए? पाकिस्तान चला जाए, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। कब चला जाए? कब चला जाए? यानी हमारे देश से, यह हमारा देश, और हमारे देश से वह पाकिस्तान चला जाए। पाकिस्तान चला जाए, कब चला जाए? 1 मार्च 1947 के बाद। 1 मार्च 1947 के बाद दोनों देशों के बीच परमिट सिस्टम को इसी तारीख से लागू किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो यह बात लिख दी गई कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाए, कब चला जाए? 1 मार्च 1947 के बाद, तो भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि वह भारत से 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, और जाने के बाद याद आने लगे, दादा की कब्र याद आने लगे, घर का वही खटिया याद आने लगे, गांव का वही तालाब याद आने लगे जिसमें पत्थर फेंका करता था, तो कुछ नहीं, चला आए। कब चला आए? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया। कहां से? भारत से चला गया, तो भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन अगर वह आना चाहे तो 1 मार्च 1947 के बाद वो आ सकता है। कब आ सकता है? 19 जुलाई 1948 से पहले।
यानी वह 19 जुलाई 1948 से पहले चलाए। कैसे? परमिट के द्वारा, अनुज्ञा जिसको बोलते हैं। पाकिस्तान चला जाए, हमारे देश से पाकिस्तान चला जाए, कब चला जाए? 1 मार्च 1947 के बाद, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन जाने के बाद मान लीजिए हालात बदले, मन बदला और वह आना चाहता है, तो वह परमिट के द्वारा 19 जुलाई 1948 से पहले चला आएगा, तो वह 26 जनवरी 1950 से इस देश का नागरिक समझा जाएगा। यह तो बात रही अनुच्छेद 7 की। अब हम भारतीय मूल के लोगों की बात करें तो अनुच्छेद 8 देखिए, बहुत आसान है वो भी अनुच्छेद 8, क्योंकि जानना जरूरी है। अनुच्छेद 8, यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत से बाहर मामूली तौर से निवास करता है, तो वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। यह भारतीय मूल के लोगों की बात हो रही है। भारतीय मूल का है कौन? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इस भारतीय मूल के व्यक्ति को इंग्लिश में लिखता है भारतीय मूल का व्यक्ति, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम अभी की भी बात कर सकते हैं कि मैं भारतीय मूल का हूं, और कोई जरूरी नहीं कि भारतीय मूल का होने के साथ साथ मैं भारत का नागरिक भी हूं। हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लिया, पहले मैं भारतीय मूल का, उसके बाद मैं भारत का नागरिक रहा, भारत की नागरिकता छोड़ दिया, चला गया। जैसे आप अपने बारे में सोचें, मैं अपने बारे में सोचूं कि हम भारतीय मूल का होने के साथ साथ हम सारे के सारे लोग भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल का कहलाएगा कौन? तो वह व्यक्ति भारतीय मूल का कहलाएगा जिसका जन्म उस भारत में हुआ हो जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। अगर उसका न हुआ हो तो उसके माता या पिता या उसके पितामह या पितामही या उसके मातामह या मातामही में से किसी का जन्म हुआ हो, उसी को हम भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। तो आप भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, मैं भी भारतीय मूल का व्यक्ति हूं। भारतीय मूल का होने के साथ साथ हम भारत के नागरिक भी हैं। सपोज कीजिए कि हम भारतीय मूल के व्यक्ति होने के साथ साथ भारतीय नागरिक भी हैं, और मैं चला गया किसी देश को, चला गया मान लीजिए सिंगापुर को चला गया। मैं सिंगापुर को चला गया और जाने के बाद सिंगापुर में रहने लगा, सिंगापुर में रहने लगा और वहीं की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता तो समाप्त हो गई। अब हमें वहां पर क्या कहा जाएगा? भारतीय मूल का सिंगापुरी नागरिक। मैं ब्रिटेन चला गया, अब ब्रिटेन जाकर वहीं की नागरिकता ले लिया, तो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक। संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया, भारतीय मूल का संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक। जर्मनी चला गया तो भारतीय मूल का जर्मन नागरिक। भारतीय मूल का हूं किंतु भारत का नागरिक नहीं। तो अनुच्छेद 8 यही कह रहा है कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति भारत से बाहर मामूली तौर से किसी देश में, मामूली तौर से किसी देश में, किसी देश का मतलब कि दूसरे देश में, मामूली तौर से भारत से बाहर किसी दूसरे देश में निवास करता है, तो भारत की नागरिकता क्या कर सकता है? पा सकता है। इसके लिए प्रोसेस क्या होगा कि उस देश में
भारत का राजनयिक परिषद होगा। उस देश में भारत का राजनयिक परिषद होगा, यानी भारत सरकार के द्वारा इस उद्देश्य के लिए भारत के राजनयिक परिषद को बनाया गया होगा। तो उस देश में भारत के राजनयिक परिषद को आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पूर्व कम से कम 12 माह भारत में निवास करना होगा। और अधिकतम के लिए आपको मालूम है कि पहले 1 वर्ष था, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया, और 2003 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, जो 2004 में लागू हुआ, उसमें 8 वर्ष कर दिया गया है कि ऐसे भारतीय मूल का व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में चला जाता है और जाकर वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसे अधिकार है, चाहे तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? उस देश में भारत का जो डिप्लोमेटिक काउंसिल होगा उसको नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के स्वीकृत होने के बाद वह भारत का नागरिक होगा। यह अनुच्छेद 8 है। अब छोटी छोटी बातें हैं और उसको लिखना क्या, बल्कि ओरल उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जो अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9 यह बताता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 है। फिर से एक बार सुन लें कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में लिखा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 11, यह वही अनुच्छेद 11 है जो पार्लियामेंट को अधिकार देता है। नागरिकता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं 11 को ही मानता हूं, और कंप्यूटर को अनुच्छेद 11 के बारे में जानना चाहिए। यह वही अनुच्छेद 11 है जो पार्लियामेंट को, संसद को नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के लिए विधि बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को देता है। यह वही अनुच्छेद 11 है जिसमें यह प्रोविजन किया गया कि नागरिकता के अर्जन और उसकी समाप्ति के लिए विधि बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास होगी, संसद में निहित होगी। और संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक कानून बनाया जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसको याद कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 11 में क्या प्रोविजन है कि संसद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करने, नागरिकता के अर्जन और उसकी समाप्ति के लिए विधि बनाने की शक्ति रखती है। संसद ने इसी अनुच्छेद 11 के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति यानी अर्जन और उसकी समाप्ति के लिए कानून बनाई जिसे हम नाम देते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इस नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन के लिए, नागरिकता के अर्जन के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं है तो कैसे नागरिक होगा, कैसे नागरिकता प्राप्त करेगा, अर्जन के तरीके बताए गए। नागरिकता प्राप्ति के तरीके बताए गए जिसमें पहला
जन्म द्वारा नागरिकता, जन्म द्वारा नागरिकता, बाय बर्थ सिटीजन कौन होगा? यह नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया। क्या है इसमें? जन्म द्वारा नागरिक कौन होगा? कहां का? भारत का। तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले या 1 जुलाई 1987 के पश्चात, लेकिन 2004 से पहले, 2004 से पहले भारत में जन्मा हो, 2003 से पहले, क्षमा करिएगा, 2003 से पहले भारत में जन्मा हो और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 1 जुलाई 1987 से पूर्व या उसके पश्चात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व या उसके पश्चात भारत में हुआ है और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है तो वह बाय बर्थ इस देश का नागरिक होगा। यदि मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं बाय बर्थ इस देश का नागरिक हूं या नहीं, तो बाय बर्थ इस देश का नागरिक कौन होगा? तो वह व्यक्ति होगा जिसका जन्म कब हुआ हो, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 1 जुलाई 1987 से पूर्व या 1 जुलाई 1987 के बाद तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व या उसके पश्चात कहां पर जन्म हुआ हो, भारत में जन्म हुआ हो और जिस वक्त उसकी पैदाइश हुई हो उसके माता या पिता भारत के नागरिक हो, तो वह बाय बर्थ इस देश का नागरिक होगा। मैं उदाहरण के रूप में यह बात कहूं कि जैसे मान लीजिए कि ये सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा है, इसकी शादी हुई शोएब मलिक से।
इसकी शादी हुई शोएब मलिक से। तो सानिया मिर्जा हमारे देश की नागरिक है, जैसे भी हो। शोएब मलिक पाकिस्तान का नागरिक है। शादी से, नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी में, जीवन के अधिकार में, जीवन साथी चुनने का अधिकार भी शामिल है। हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें अधिकार है कि जिस देश के नागरिक से शादी करना चाहे मैं कर सकता हूं। सानिया मिर्जा ने शादी किया, बहुत हो हल्ला भी हुआ। अब इसने शादी किया और इसके बच्चे की पैदाइश, मान लीजिए, भारत में हो। सानिया मिर्जा के बच्चे की पैदाइश भारत में कब हो रही है? 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, 26 जनवरी 1950 के पश्चात, 1 जुलाई 1947 से पूर्व या उसके पश्चात, 1 जुलाई 1947 के पश्चात, 2003 के पश्चात सानिया मिर्जा के बच्चे की पैदाइश कहां हो रही है? भारत में हो रही है। और जिस वक्त उसके बच्चे की पैदाइश भारत में हुई, क्या लिखता है? उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तो उसकी मां भारत की नागरिक है, तो उसका बच्चा कहां का नागरिक होगा? भारत का। किस आधार पर? बाय बर्थ होगा। वैसे ही बाप की बात करें तो बाप तो पाकिस्तान का है, बाप तो पाकिस्तान का है, तो जाहिर सी बात है कि बाप से बच्चा नागरिक होगा। कहां का होगा? पाकिस्तान का। कैसे? वंशानुगत के द्वारा, आवजनन के द्वारा। हम दूसरी विधि पर आएंगे तो इसी को लेकर उदाहरण मैं बताऊंगा। तो पहले एकदम नॉर्मल बात समझिए कि बाय बर्थ इस देश का कौन नागरिक होगा। तो यहां पर चूंकि संशोधन हुआ, इसलिए यह सब लिखना पड़ा मुझे कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई 1947 से पूर्व। फिर संशोधन हुआ 2003 में, नागरिकता संशोधन हुआ 2003 में, तो उसमें एक प्रोविजन किया गया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात और 1 जुलाई 1987 से पहले या उसके पश्चात, लेकिन नागरिकता संशोधन नियम 2003 में यह कहा गया कि उस व्यक्ति का जन्म 2003 से पूर्व या उसके पश्चात कहां हो? भारत में हो। और जिस वक्त उस बच्चे की पैदाइश भारत में हो, उस समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तो वह बाय बर्थ इस देश का नागरिक होगा। यह बाय बर्थ है। वंशानुगत देखिए, वंशानुगत या आवजनन द्वारा नागरिकता, जिसे हम विरासत में कहते हैं। तो वंशानुगत के द्वारा हम देखते हैं, बाय बर्थ के द्वारा कौन इस देश का नागरिक होगा, इस पर हमने चर्चा किया। बाय डिसेंट कौन इस देश का नागरिक होगा, वंशानुगत के द्वारा कौन इस देश का नागरिक होगा। तो पहले मैं लिख दूं, देखिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत से बाहर हुआ है और उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक है, तो वह वंशानुगत भारत का नागरिक होगा।
इसमें कुछ बदलाव किया गया, संशोधन, और वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 था, इसलिए इसमें या लगा, या उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ है और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत का नागरिक है, तो वह वंशानुगत भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब सुने, बाय डिसेंट यानी वंशानुगत या आवाजनन के द्वारा कौन भारत का नागरिक होगा? तो वह व्यक्ति होगा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत से बाहर हुआ और उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तो वह वंशानुगत भारत का नागरिक होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1992 हुआ, उसमें आप देखेंगे कि यहां पर लिखा है कि उसका पिता, लेकिन 92 में आप देखेंगे कि पिता के साथ साथ क्या जोड़ दिया गया है? माता, या उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं, तो वह वंशानुगत भारत का नागरिक होगा। उदाहरण में लेता हूं, देखिए माता भी यहां पर लिखा है और यह पिता भी है। माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब इन दोनों का मैं उदाहरण लूं, एक भारत के नागरिक, दूसरा पाकिस्तान का नागरिक। अगर इसके बच्चे की पैदाइश कहां हो रही है? भारत में हो रही है, तो बाय बर्थ के द्वारा कंडीशन क्या है कि बाय बर्थ वह व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा जिसका जन्म कहां हुआ हो? भारत में हुआ। कब हुआ हो? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1947 से पूर्व या 1 जुलाई 1947 के पश्चात, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व या उसके पश्चात कहां पर जन्म हुआ? भारत में हुआ और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं, तो वह बाय बर्थ भारत का नागरिक होगा। अब सानिया मिर्जा के बच्चे की पैदाइश ये है, इसके बच्चे की पैदाइश हो रही है 2000, मान लें कि 2020 में, कहां पर? भारत में। तो इस बच्चे की पैदाइश कब हो रही है? 26 जनवरी 1950 के बाद, 2003 के बाद कहां पर हो रही है? भारत में हो रही है। तो जिस वक्त इसकी पैदाइश हुई उसके माता या पिता भारत के नागरिक हो, तो माता तो इसकी भारत की नागरिक है, तो बाय बर्थ ये बच्चा भारत का नागरिक हुआ। अब इसी बच्चे के बारे में सोचिए कि इसी बच्चे की पैदाइश कहां हो? भारत से बाहर हो। अगर इस बच्चे की पैदाइश भारत से बाहर होती है और उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं, तो बाय डिसेंट हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ आपको याद रखने हैं, जो तारीख मैंने लिखा है इसमें और इसमें दोनों में फर्क है, एक बात। दूसरी बात, बाय बर्थ में भारत में पैदाइश होगी, बाय डिसेंट में भारत से बाहर पैदाइश होगी। तो ये तो वंशानुगत के द्वारा भारत की नागरिकता मैंने आपसे कही। ऐसे ही जो नागरिकता प्राप्त करने की तीसरी विधि है वो है बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता। ऐसे अनुच्छेद 9 मैंने चर्चा की
कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति या हमारे देश का कोई नागरिक है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और भारतीय मूल का होने के साथ साथ भारत का नागरिक भी है, और उसने क्या किया, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो चाहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। कैसे? बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा किसे नागरिकता दी जाएगी? तो भारतीय मूल के व्यक्ति को, भारतीय मूल के व्यक्ति को। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को? तो पहला कि वह किसी अन्य देश का नागरिक है तथा उसने भारत की नागरिकता त्याग दी हो। ऐसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वो चाहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। किस विधि के द्वारा? बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। कब की जाएगी? जब वह किसी अन्य देश का नागरिक हो और उसने भारत की नागरिकता क्या किया हो? त्याग दिया हो। दूसरा कि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तथा भारत की नागरिकता होने की अर्हता रखता हो, यानी योग्यता रखता हो, तब उसे बाई रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि ये हमारा भारत है, आप हो, मैं हूं, भारतीय मूल के हम व्यक्ति होने के साथ साथ क्या हैं? भारतीय नागरिक भी हैं। हमने क्या किया? हम चले गए, मान लीजिए हम कनाडा चले गए, और कनाडा की नागरिकता हमने ग्रहण कर ली, तो जाहिर सी बात है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अगर ले लिए तो। या ऐसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह जर्मनी चला गया, फ्रांस चला गया या किसी और देश को चला गया। अब जर्मनी चला गया और जाकर वहीं पर रहने लगा, और उस जर्मनी की नागरिकता जब ले लेगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब वो क्या कहलाएगा वहां पर? भारतीय मूल का जर्मन नागरिक। तो ऐसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो जर्मनी में नागरिक है, वह अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उसे आवेदन करना होगा। किसे आवेदन करना होगा? भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को हम उसी देश में जा सकते हैं जिस देश के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं। मान लीजिए कि हम जर्मनी चले गए, वहां की नागरिकता ले लिए, तो हमारी नागरिकता तो समाप्त हो गई।
ऐसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, जैसे वो जर्मनी का नागरिक है, ऐसे भारतीय मूल का जर्मन नागरिक अगर भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? आवेदन करना होगा। आवेदन करेगा किसको? भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन? आवेदन से पूर्व उसे 12 माह भारत में निवास करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, जैसे फ्रांस का नागरिक है, सिंगापुर का नागरिक है, या वह फ्रांस का, जर्मनी का नागरिक है, भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे आवेदन करना होगा। किसे आवेदन करेगा? भारत के वाणिज्यिक दूतावास को। कंडीशन क्या है कि उसे आवेदन से पूर्व कितने महीने भारत में निवास करना होगा? 12 महीने। एक कंडीशन यह है। दूसरा कंडीशन यह है कि उसे कुल भारत में कितने वर्ष निवास करना होगा? 8 वर्ष। 8 वर्ष, यानी आवेदन से पूर्व उसे भारत में 12 माह निवास करना होगा। इस 12 माह के से पूर्व, इस 12 माह से पूर्व वो भारत में कितने वर्ष निवास किया हो? 7 वर्ष। तो 7 वर्ष और 12 महीना 1 वर्ष, 8 वर्ष। तो ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो भारत का नागरिक नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? उसे आवेदन करना होगा। किसको? भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को। लेकिन कंडीशन क्या है कि आवेदन से पूर्व उसे 12 माह भारत में निवास करना होगा और इस 12 माह से पहले, इस 12 माह से ठीक पहले 7 वर्ष भारत में निवास करना होगा। तो उसको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तथा तीसरी बात यहां पर उस बाई रजिस्ट्रेशन के बारे में कि ऐसी स्त्री जिसका विवाह किसी भारतीय पुरुष से हुआ है, यदि कोई स्त्री है जिसका विवाह किसी भारतीय पुरुष से हुआ है, वह भी बाई रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगी। तो अब समझना हमको यह है कि पुरुष कहां का नागरिक है? भारत का नागरिक है। इसका मतलब यह हुआ कि स्त्री भारत की नहीं है। हम में से कोई भी, अब मेरी शादी तो हो चुकी है, आप में से कोई भी शादी अगर करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ब्रिटिश महिला से आप शादी करना चाहते हैं, ब्रिटिश महिला से कर लीजिए। जर्मन महिला से शादी करना चाहते हैं, उससे शादी कर लीजिए। आपने शादी कर लिया, भारत के नागरिक, वह वहां की नागरिक। बाई बर्थ भी मैंने बताया, बाई डिसेंट भी बताया कि बच्चे की पैदाइश भारत में होती है, बाई बर्थ हो गया। बच्चे की पैदाइश भारत से बाहर होती है तो बाई डिसेंट हो गया, वंशानुगत हो गया। तो अगर बाप से बाई बर्थ हो रहा है और मां उसकी जर्मनी की है तो मां से भी तो वंशानुगत होगा। तो एक साथ वह भारत का नागरिक बाई बर्थ हो गया तो दूसरे तरफ मां से जर्मनी का वंशानुगत हो गया। अब उस बच्चे के ऊपर निर्भर होता है, यानी पूर्ण आयु पूरी करने पर, सक्षम आयु प्राप्त करने पर, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे यह स्वीकृति देनी होगी कि वह किस देश की नागरिकता स्वीकार कर रहा है। अगर भारत की नागरिकता स्वीकार करेगा तो बाई बर्थ हो जाएगा, अगर जर्मनी की नागरिकता स्वीकार करेगा तो बाई डिसेंट हो जाएगा। अब आपने शादी किया जर्मन महिला से, अब भारत के नागरिक, वो जर्मनी की नागरिक। वह जर्मन महिला यदि चाहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगी। किस विधि के द्वारा? पंजीकरण के द्वारा। करना क्या होगा कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना होगा? आवेदन करना होगा। किसको? उस जर्मनी में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को।
कंडीशन क्या होगी कि आवेदन से पूर्व उसे 12 माह निवास करना होगा और इस 12 महीने से ठीक पहले कम से कम 7 वर्ष भारत में उसने क्या किया हो, निवास किया हो, तो बाई पंजीकरण उसे भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे सोनिया गांधी, या हो सकता है आगे आने वाले समय में शिखर धवन की पत्नी भी दिख सकती हैं, या जो हमारे क्रिकेट के युवराज सिंह जिन्होंने शादी किया, हो सकता है कि युवराज सिंह की पत्नी भी भारत की नागरिकता प्राप्त करें। तो अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहती हैं तो किस विधि के द्वारा करेंगी? बाई रजिस्ट्रेशन। यहीं से सवाल मैं उठाता हूं कि ऐसी स्त्री जिसका विवाह किसी भारतीय पुरुष से हुआ हो, यह भी हो सकता है कि किसी कोई विदेशी महिला हो और उसकी शादी ना हो, अविवाहित हो, तो क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकती है? कर सकती है। या वह विदेशी महिला शादीशुदा हो, मैरिड हो, कहां पर? जर्मनी में ही किसी जर्मन पुरुष से शादी किया हो, तो क्या वह विवाहित महिला भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकती है? कर सकती है। विधि बदल जाएगी। विदेशी पुरुष अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो विधि बदल जाएगी। बाई रजिस्ट्रेशन वही विदेशी महिला भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगी जिसकी शादी भारतीय पुरुष से हुई हो। अगर उसकी शादी किसी भारतीय पुरुष से न हुई हो, अविवाहित हो या विवाहित हो और अपने ही देश के किसी नागरिक से उसने शादी की हो और वो चाहती है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करें, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगी। विधि बदल जाएगी और वही विधि कहलाती है देशीकरण। देशीकरण द्वारा प्राकृतिकरण भी कहा जाता है, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा या प्राकृतिकरण के द्वारा किसे नागरिकता दी जाएगी? तो साफ साफ यहां पर मैं लिख दूं, विदेशी को। कैसे विदेशी को? तो बहुत सी बातें हैं। मैं बोल रहा हूं कि ऐसे विदेशी अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो नागरिकता प्राप्त कर सकेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वह सक्षम आयु का हो। वह सक्षम आयु का हो, कैपेबल एज का हो। सक्षम आयु का सेंस होता है कि वह अपने बारे में सही और गलत का फैसला कर सके, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वह न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा क्या है कि वह संविधान, भारत के संविधान का पालन करता हो, लायल भी हो, निष्ठा भी रखता हो। वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को न केवल फॉलो कर रहा हो बल्कि उसके प्रति लायल भी हो। तीसरी बात, कि भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो। जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो और अच्छे चरित्र का हो। अच्छे चरित्र का हो, कैरेक्टर अच्छा हो। उस देश में भी देशीकरण की विधि विद्यमान हो, अर्थात जैसे हमारे देश में
विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने की विधि मौजूद है, वैसे ही वह जिस देश में रहता है उस देश में भी भारतीयों को नागरिकता प्रदान करने की विधि मौजूद हो। अगर ऐसी बात है तो वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? आवेदन करेगा। आवेदन करेगा किसको? तो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को करेगा। कंडीशन क्या है कि आवेदन से पूर्व उसे कितने माह भारत में निवास करना होगा? 12 माह निवास करना होगा। महत्वपूर्ण चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसा कोई विदेशी है जो सक्षम आयु का है, भारतीय संविधान का पालन करता है, उसके प्रति निष्ठावान है, भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, अच्छे चरित्र का हो, और उस देश में भी देशीकरण के द्वारा देशीकरण की विधि विद्यमान हो, तो ऐसे होने पर ही वह नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन करेगा किसको? भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को, यानी उस देश में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को आवेदन करेगा। और आवेदन करने से पूर्व उसे 12 माह भारत में निवास करना होगा। महत्वपूर्ण चीज, क्या महत्वपूर्ण चीज? कि इस 12 माह से ठीक पहले उसे 11 वर्ष भारत में निवास किया हो। यानी जब आवेदन करेगा तो आवेदन करने से ठीक पहले उसे 12 महीने भारत में निवास करना ही करना होगा। और उस 12 महीने से ठीक पहले वो भारत में कितने वर्ष निवास किया हो? 11 वर्ष। तो कुल कितना हो गया कि ऐसा कोई भी विदेशी है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो तो उसे कम से कम कितने वर्ष भारत में निवास करना होगा? 12 वर्ष। यह देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान करने की विधि है। अब आखिरी है अर्जित क्षेत्र द्वारा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चर्चा किया था संघ और उसका राज्य क्षेत्र कि अर्जित करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। तो आखिरी विधि है नागरिकता प्राप्त करने की अर्जित क्षेत्र द्वारा। किसी भी क्षेत्र को अर्जित करने के क्या तरीके होते हैं? या तो युद्ध के द्वारा अर्जित किया गया होगा, या संधि के द्वारा अर्जित किया गया होगा, या अध्यर्पण के द्वारा। अध्यर्पण का मतलब होता है स्वेच्छा से जो दे दिया गया हो। इन तीनों का उदाहरण मैंने आपको बताया था कि युद्ध के द्वारा हमने किसको अर्जित किया? गोवा को। संधि के द्वारा कौन मिला? सिक्किम मिला। और अध्यर्पण के द्वारा पांडिचेरी मिला, जिसका नाम वर्तमान समय में पुडुचेरी हो चुका है। तो यदि किसी क्षेत्र को भारत सरकार के द्वारा अर्जित किया जाता है तो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग कहां के नागरिक होंगे? भारत के नागरिक होंगे। के बारे में मैंने पूरा का पूरा आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया, और अनुच्छेद 11 को लेकर बनाए गए नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 भी बताया। लेकिन आज भी हमारे देश में जो चर्चा का विषय है, जिसको लेकर देश के विभिन्न भागों में विरोध हुआ, और उस विरोध का केंद्रीय स्थल दिल्ली का शाहीन बाग था। शाहीन बाग की तर्ज पर देश के अन्य भागों में भी धरना प्रदर्शन हुआ शांतिपूर्ण ढंग से। हमें विरोध करने का अधिकार है, डेमोक्रेसी में लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन शर्त है कि वो एक दायरे में हो, शांतिपूर्ण हो। ऐसे विरोध प्रदर्शन से लोक संपत्ति को क्षति न पहुंचे, शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था के सामने कोई चुनौती न हो। आइए हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो पारित किया, 11 दिसंबर को बोथ हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दी थी और 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट का इस पर सिग्नेचर हुआ। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में है क्या? तो इसी के पैरेलल जो मैंने पहला कानून बताया था जिसे पार्लियामेंट ने बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955, इस नागरिकता अधिनियम 1955 में स्पष्ट लीगल प्रोविजन किया गया कि जो अवैध प्रवासी है उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। अवैध प्रवासी जो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी और देश से हमारे देश में आया है, ऐसे अवैध प्रवासी को जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के आया है उसे भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इस प्रोविजन को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दूर किया गया है। तो पहले इसमें यह बात जान लें, क्या इसमें कहा गया कि जो अवैध प्रवासी, इलीगल माइग्रेशन जिन्होंने किया है, अवैध प्रवासी, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब जिस कानून को पार्लियामेंट ने बनाया जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं, इसमें क्या कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर नहीं, सॉरी 15 दिसंबर, ये लाइन खींचा गया कि 15 दिसंबर 2014 से पहले क्या से पहले पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रोविजन किया गया कि 15 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से जो धार्मिक अल्पसंख्यक कौन? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई, ये लोग 15 दिसंबर
2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से चले आए। कहां चले आए? भारत चले आए। आए क्यों? तो इनका उन देशों में धार्मिक उत्पीड़न हुआ। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे धार्मिक देशों में केवल इस्लाम के मानने वाले नहीं, बल्कि इन देशों में हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध और सिख तथा ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक भी रहते हैं। लेकिन वहां की सरकारों ने इन धार्मिक अल्पसंख्यकों का क्या किया? धार्मिक उत्पीड़न किया, धार्मिक स्थलों को नष्ट किया। नतीजा क्या निकला कि उनके द्वारा किए जा रहे इस धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए ये लोग चले आए। कहां चले आए? भारत। बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अवैध प्रवासी मैं कह सकता हूं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में यह बात कही गई कि अगर कोई भी भारत में इलीगल माइग्रेंट्स है, अवैध प्रवासी है, तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस प्रोविजन को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दूर किया गया। और कहा क्या गया इस कानून में कि ऐसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जैसे ये, इन लोगों का वहां की सरकारों ने शोषण किया। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर। उस शोषण से या उस उत्पीड़न से बचने के लिए ये लोग भारत में चले आए, शरण लिए। अब इनको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं, इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक बदलाव तो यह किया गया। दूसरा बदलाव आप देखेंगे कि जो देशीकरण के द्वारा नागरिकता है, जो मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता किसे दी जाएगी, तो फॉरेनर्स को, विदेशी को। इसकी बहुत सी शर्तें हैं कि विदेशी कैसा होना चाहिए? सक्षम आयु का होना चाहिए, भारत के संविधान का पालन करता, उसके प्रति निष्ठावान भी हो, अच्छे चरित्र का हो, भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, और वह भारत में कम से कम 12 वर्षों तक निवास किया हो। उसमें भी मैंने आपको कंडीशन बताया कि जब वह आवेदन करेगा तो आवेदन करने से ठीक पहले उसे 12 माह भारत में निवास करना होगा। इसी में एक और कंडीशन कि उस 12 माह के निवास से पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में निवास किया हो। इसमें भी संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। इसमें क्या किया गया कि जिनका यह धार्मिक उत्पीड़न हुआ, ये भारत चले आए, तो अब यह भारत में 14 वर्षों में 11 वर्ष इनको निवास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इनको 5 वर्ष निवास करना पड़ेगा। 6 वर्ष कम कर दिया गया। इन्हें नागरिकता प्रदान करने की बात की गई। अब विरोध होने के वजह क्या? तो निश्चित रूप से इसमें आप देखेंगे तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बाहर किया गया। स्टेरियोटाइप, पूर्वाग्रह। यह पूर्वाग्रह कि अगर मुस्लिम देश है तो मुस्लिम देश में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेपाल हिंदू देश था, हिंदू राष्ट्र था, क्या नेपाल में हिंदू लोगों के ऊपर जुल्म नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। अब अगर ये पाकिस्तान जैसा देश है, अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में भी आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी मुस्लिम महिलाएं थी जिनके साथ जुल्म हुआ। हां, यह जरूर कह सकता हूं कि धर्म के आधार पर जुल्म नहीं हुआ होगा,
लेकिन यह तो सत्य है कि अत्याचार हुआ उनके साथ। तो भारत में हमारे विरोध होने का कारण यह कहा गया कि इससे मुस्लिमों को वंचित किया गया। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है। इसमें दो प्रोविजन मैंने बोला कि नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रोविजन किया गया कि किसी भी अवैध प्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसको इस संशोधन के द्वारा दूर किया गया, एक बात। दूसरी बात कि देशीकरण के द्वारा उसी विदेशी को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो नागरिकता प्राप्ति की आवेदन जब करेगा तो उससे ठीक पहले 12 महीना निवास करना होगा, और उस 12 महीने से पहले 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष भारत में निवास करना होगा। इसमें कितना किया गया? 6 वर्ष कम कर दिया गया, वो भी बदलाव हुआ। अब तीसरी और आखिरी बात कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची है, ये 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं 6ठी अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्र की बात करता है। क्या प्रोविजन किया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 6ठी अनुसूची में लागू नहीं होगा। यानी 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को उसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। एक तो इनको बाहर किया गया है, और दूसरा बंगाल, ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। दूसरा इसको क्या कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अधीन इनर सीमा में आने वाले क्षेत्रों को लागू नहीं होगा। अब कोई भी यूपीएससी में अगर सवाल पूछे तो क्रैश कोर्स के लिहाज से मैंने आपको बताया। तो कोई भी अगर सवाल पूछता है तो मुझे उम्मीद है कि नागरिकता से संबंधित सवालों का आप जवाब बेहतर ढंग से दे सकेंगे। धन्यवाद।